अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर का अपना तीसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो तैयार होगा उसका हमको डेरिवेशन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। आप देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल, इसमें सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ जो वर्ड डाई आया इसका मतलब होगा टू, ओके। और इलेक्ट्रिक का यहाँ सीधा साधा मीनिंग हम लोग लेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसका मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल इज़ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ओके। यानी अगर हम दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अगर लेते हैं और उनका अगर हम कोई एक सिस्टम तैयार करते हैं तो वो जो सिस्टम बनेगा उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मैं यहाँ पर एक चार्ज ले लेता हूँ प्लस क्यू, और यहाँ से कुछ दूरी के ऊपर मैं एक दूसरा चार्ज ले लेता हूँ माइनस क्यू। प्लस क्यू एंड माइनस क्यू दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चार्ज है। मान लो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है। तो ये वाला जो सिस्टम होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का, इस तरह का जो सिस्टम होगा, इस सिस्टम को बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, ओके। अब यहाँ पर हम पहले इलेक्ट्रिक डायपोल जो है उसके बारे में कुछ जनरल जो बातें हैं वो पहले पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम मेन डेरिवेशन की तरफ आएंगे। आप देखिए जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमको इस तरीके से दो अलग अलग चार्जेस लेने होते हैं, जिनमें से एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब सपोज करो कि इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच का जो सेंटर है वो मान लो O है। इस O पॉइंट से ये वाले चार्ज का जो डिस्टेंस है सपोज करो स्मॉल l है, और इस O पॉइंट से ये वाले चार्ज का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल l है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो 2l हो जाएगा, ओके। तो ऐसे टाइम पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक डिफाइन की जाती है इसके लिए, एन इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ओके। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है अगर हम उसको सपोज करो कि P से अगर डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर में P से, तो उसके लिए फॉर्मूला जो होगा या उसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ एनी चार्ज, यानी इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड। अब जाहिर है अगर मैग्नीट्यूड लेना है तो मुझे उसको मॉड में लेना पड़ेगा, तो मॉड ऑफ प्लस माइनस क्यू, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, और वो बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2l। तो प्लस माइनस क्यू मॉड में इंटू 2l, ये जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। मॉड ऑफ प्लस माइनस क्यू का मतलब होगा q इंटू 2l, यानी चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ये जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा q इंटू 2l, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ओके। ये एक प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखिए इलेक्ट्रिक डायपोल की, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ओके। साथ ही साथ अगर आपको इसकी एसआई यूनिट अगर बनाना हो तो आप देखिए इसकी एसआई यूनिट इस तरह से आएगी। चार्ज की यूनिट हो जाएगी कूलम, और ये जो 2l है एक्चुअली ये लेंथ है और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर। इसका मतलब यहाँ पर एसआई यूनिट जो बनेगी वो आ जाएगी कूलम इंटू मीटर, ओके। ये एक चीज़ हो गई। उसी तरह से हम इसका डायमेंशन भी बना सकते हैं। इसका डायमेंशन अगर हमको बनाना है तो आप देखिए जहाँ पर Q है उसकी जगह पर हम I इंटू टी ले सकते हैं, ओके। और अगर I इंटू टी यहाँ ले लिए तो फिर डायमेंशन जो बनेगा, डायमेंशन ऑफ P इज़ इक्वल टू L M T I, ओके। इस तरह से ये चार फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ मैंने ले लिया, लेंथ, मास, टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर आप देखो L लेंथ एक बार है यहाँ पे तो L1, मास इसमें नहीं है इसलिए M0, टाइम इसमें होगा क्योंकि ये चार्ज जो है इसकी जगह पर मुझे I इंटू टी लेना है, तो चार्ज एक बार है इसका मतलब I इंटू टी एक बार होगा तो टाइम 1 आ जाएगा, और I भी एक बार आ जाएगा, तो ये बन जाएगा डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट L1, T1 और I1। यहाँ पर M जो है वो 0 है, ओके। ये हो गया कंसेप्ट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, ओके। यहाँ पर हम एक और पॉइंट ले लेते हैं। आप देखिए इसमें ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल आपके सामने दिख रहा है
इस इलेक्ट्रिक डायपोल के दोनों चार्जेस में से जो हॉरिजॉन्टली जो इमेजिनरी लाइन जो पास होगी, मान लो यहाँ से अगर हमने एक लाइन ऐसे पास किए इस तरह से, तो इस लाइन को हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ डायपोल। ओके, यानी ये जो लाइन रहेगी ऐसे, इट इज़ कॉल्ड एक्सिस ऑफ डायपोल। और उसी तरीके से अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे पास करूँ, इमेजिनरी लाइन इस अंदाज में, यानी सेंटर ऑफ डायपोल के में से परपेंडिकुलर अगर ऐसा अगर पास करते हैं, तो ये जो लाइन होगी इट इज़ कॉल्ड इक्वेटर। इसको हम इक्वेटर कहेंगे। ओके, तो इस तरह से एक्सिस का मतलब रहेगा इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द टू चार्जेस, और इक्वेटर का मतलब रहेगा इमेजिनरी लाइन पासिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। ओके, ये हो गया कंसेप्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। इसमें एक और चीज़ ध्यान में रखिए आप कि ये जो एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट होता है तो हम उसको एक्सियल पॉइंट कहेंगे। ओके, उसको एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। और अगर कोई पॉइंट इक्वेटर के ऊपर आता है तो उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट इज़ द पॉइंट ऑन एक्सिस एंड इक्वेटोरियल पॉइंट इज़ द पॉइंट ऑन इक्वेटर। इसके बाद आप याद रखिए कि अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है P इज़ इक्वल टू, जो हमने अभी देखा था P इज़ इक्वल टू Q इंटू 2L। तो एक्चुअली ये जो P है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ये वेक्टर है तो इसकी एक डायरेक्शन होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन है इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी माइनस से प्लस की तरफ उसकी डायरेक्शन आएगी, फ्रॉम माइनस टू प्लस, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से। इसमें अब आप एक और चीज़ को पहले समझ लीजिए और फिर इसके बाद हम मेन डेरिवेशन की तरफ जाएंगे। इसमें आप याद रखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई पॉइंट इस पर है, यहाँ पर है, या फिर यहाँ पर है, कहीं भी ले सकते हैं आप उसको, तो अगर कोई पॉइंट एक्सिस के ऊपर है तो इसको एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। इसी तरह से अगर कोई पॉइंट इक्वेटर पर है तो उसको इक्वेटोरियल पॉइंट कहेंगे। लेकिन अगर कोई पॉइंट ना एक्सिस पर है ना इक्वेटर पे है बल्कि बीच में है, जैसे मान लो एक आधा पॉइंट यहाँ पर है, मान लो पॉइंट P इस जगह पर है, तो ऐसा जो पॉइंट इट इज़ कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट। ये एक जनरल पॉइंट होगा। ओके, जनरल पॉइंट जो है उसका ओरिएंटेशन मालूम करने के लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1, हम उसको ज्वाइन करेंगे सेंटर ऑफ द डायपोल के साथ, यानी ये O के साथ ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। और O के साथ ज्वाइन करने के बाद हमको सबसे पहले तो उसका डिस्टेंस चाहिए, यानी एक पैरामीटर डिस्टेंस होना, और दूसरा पैरामीटर हमको ये वाला एंगल चाहिए, ये एंगल थीटा। आप याद रखना यहाँ पे एंगल थीटा जो है ये हमेशा ये जो P बार होता है, P बार की जो डायरेक्शन है, P बार की डायरेक्शन है फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसकी ये जो एक्सिस होती है, इस एक्सिस के साथ में पॉइंट P को जोड़ने वाली लाइन जो एंगल बनाएगी उसको हम थीटा बोलेंगे। ओके, यहाँ पर आप देखिए एक और चीज़, एक कन्फ्यूजन आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मान लो अगर आपने एक आधा पॉइंट यहाँ लिए, पॉइंट Q, और पॉइंट Q जो है उसको आपने यहाँ पे O के साथ जोड़ दिए। ओके, सपोज करो कि इसका जो डिस्टेंस है वो R डैश है, तो अब एंगल कौन सा लेंगे? यहाँ पर याद रखिए एंगल थीटा ये नहीं लेंगे, क्योंकि ये निगेटिव साइड के साथ हो जाएगा। यानी एक्सिस की जो डायरेक्शन है P बार की, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो एक्सिस है उसकी जो डायरेक्शन है ये उसके अपोजिट वाला एंगल हो जाएगा। इसलिए अगर एंगल थीटा लेना है तो एंगल थीटा विल बी दिस एंगल विल बी एंगल थीटा फॉर पॉइंट Q। ओके, तो ये थोड़ी सी इतनी बारीकियाँ पहले आप ध्यान में रख लीजिए। और अब इसके बाद हम वो टॉपिक पर आते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, और वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का ये डेरिवेशन, मेन डेरिवेशन। अभी जो हमने किया वो इलेक्ट्रिक डायपोल की पूरी कंप्लीट इंट्रोडक्शन थी। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट। आप देखिए सबसे पहले यहाँ जो फिगर हम बनाएंगे, तो मान लो कि हमने यहाँ पर इस जगह पर पॉइंट A लिया और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज ले लिए Q, और उसी तरह से यहाँ पर इस जगह पर पॉइंट B है और यहाँ मैंने ले लिया हूँ माइनस Q चार्ज, और इन दोनों का जो पॉइंट सेंटर जो है वो O है। ओके, अब जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन अगर ऐसे गुजारेंगे तो वो एक्सिस बन जाएगा, एक आधी लाइन ऐसे पास कर दिए तो इक्वेटर बन जाएगा। लेकिन हमको एक जनरल पॉइंट लेना है, तो जनरल पॉइंट हम एक काम करते हैं, पॉइंट A से
कुछ दूरी पर यहाँ मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट का नाम रख देते हैं C। ओके, मान लो ये डिस्टेंस R1 है, और उसी तरह के तरीके से अगर मैं इसको पॉइंट O के साथ जोड़ता हूँ तो ये डिस्टेंस R ले लेते हैं। अगर पॉइंट C को मैं पॉइंट B के साथ जोड़ देता हूँ तो ये वाला डिस्टेंस R2 हो जाता है। ओके, यानी इस तरह की कुछ फिगर बन जाएगी। पॉइंट C जो है वो एक ऑर्डिनरी पॉइंट है, ना तो ये एक्सियल पॉइंट है और ना ही इक्वेटोरियल पॉइंट है। आप एक बार फिर से ध्यान रखिए, आप देखिए अगर यहाँ से एक लाइन ऐसे गुजरेगी तो वो इक्वेटर होगा, पॉइंट C इक्वेटर पे नहीं है, और ऐसी लाइन जो है वो एक्सियल पॉइंट होगी, पॉइंट C जो है वो एक एक्सिस पर भी नहीं है। मतलब पॉइंट C जो है ना तो एक्सियल है ना इक्वेटोरियल है, इसलिए वो एक ऑर्डिनरी पॉइंट है। ओके, इस ऑर्डिनरी पॉइंट को अगर O के साथ जोड़ दिए तो उसका डिस्टेंस R है, इस ऑर्डिनरी पॉइंट को अगर A के साथ जोड़ दिए तो उसका डिस्टेंस R1 है, उसी तरह से उसका ये वाले चार से उसका डिस्टेंस R2 है। ओके, अब मैंने जैसा आपको अभी बताया, यहाँ पर ये वाली जो लेंथ है ये L होगी, ये वाली लेंथ L होगी। ओके, और इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P बार अगर लेंगे तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, सेम फिगर को आप इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव लेकर भी बना सकते हैं। उस केस के अंदर सिर्फ ये P बार की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। ओके, चलिए अब पर्टिकुलरली इस फिगर के अंदर हमको अब एंगल थीटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग देखिए पॉइंट C का अगर ओरिएंटेशन हमको देखना है कि पॉइंट C जो है विथ रिस्पेक्ट टू दिस डायपोल उसका ओरिएंटेशन क्या है, मतलब कौन से एंगल पर वो इंक्लाइंड है, तो जिस एंगल पर वो इंक्लाइंड है वो एंगल हमको ये वाला लेना पड़ेगा, ये एंगल होगा थीटा। ओके, ये जो एंगल है इसको थीटा बोलना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर का ये बचा हुआ जो एंगल है ये ओवरऑल एंगल 180 का होगा, तो ये बचा हुआ एंगल कितने का होना चाहिए, 180 डिग्री माइनस थीटा का। ओके, तो इस तरीके से अगर इस साइड वाला एंगल थीटा है तो उस साइड वाला एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, अब आप ये जो फिगर है इस फिगर को एक बार पहले खुद बना लीजिए और उसके बाद फिर आप आगे का जो डेरिवेशन है उसको आप देखिए। ओके, देखिए सबसे पहले पॉइंट ए पर ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसकी वजह से पॉइंट सी पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बनेगा, तो मान लो कि उस पोटेंशियल की वैल्यू V1 है। ओके, और उसी तरीके से अगर मैं पॉइंट बी के ज़रिए, मतलब पॉइंट बी जो है, अगर पॉइंट बी या माइनस क्यू जो है चार्ज उसके ज़रिए अगर पॉइंट सी पर अगर पोटेंशियल अगर बनता है कुछ, तो उस पोटेंशियल को हम V2 नाम दे देते हैं। और आप याद रखिए कि पोटेंशियल जो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये कोई वेक्टर नहीं है, इसलिए अगर पॉइंट C के ऊपर इस सिस्टम के ज़रिए यानी इस इलेक्ट्रिक डायपोल के ज़रिए टोटल अगर पोटेंशियल मालूम करना हो तो वो टोटल पोटेंशियल जो है वो हो जाएगा V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2, मतलब इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देना पड़ेगा। देखिए एक बार फिर से देखिए, ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसकी वजह से पॉइंट सी पर जो वोल्टेज जो पोटेंशियल बना वो V1 है, और निगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल बना वो V2 है। और ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों चार्जेस की वजह से जो ओवरऑल टोटल जो चार्ज जो टोटल पोटेंशियल बनेगा वो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा V1 प्लस V2 के बराबर। ओके, यानी V इज इक्वल टू आ जाएगा V1 प्लस V2। अब हमको ये देखना है कि V1 और V2 की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो अगर हमको V1 और V2 की वैल्यूज़ अगर लेना है तो आप देखिए सबसे पहले V1 की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होना चाहिए K इंटू क्यू अपॉन R1। यहाँ पर ये जो Q है एक्चुअली ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और K जो है वो आपको पता है, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो इसको हम K से डिनोट करेंगे। तो V1 की वैल्यू मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, उसकी वैल्यू हो जाएगी K इंटू क्यू अपॉन R1। उसी तरीके से अगर हम सेकंड चार्ज के बारे में अगर बात करेंगे तो V2 इज इक्वल टू आ जाएगा K इंटू माइनस क्यू अपॉन R2। ओके, मतलब सेकंड जो चार्ज है, निगेटिव जो चार्ज है, तो उसका पोटेंशियल होना चाहिए K इंटू चार्ज यानी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय R2। तो इस तरह से जब हम इन दोनों का टोटल यहाँ लेंगे तो ओके, एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि ये फॉर्मूले कैसे आ गए।
तो ये फॉर्मूलों के लिए आपको पिछला आर्टिकल देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने इससे पहले वाले आर्टिकल के अंदर आपको बताए थे कि पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल बनता है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई भी एक चार्ज की वजह से, कोई भी एक यूनिट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल बनता है वो फॉर्मूला ये है। ओके, तो यहाँ पर आप देखो कि ये एक यूनिट चार्ज है, मतलब ये एक सिंगल चार्ज है, उसी तरह से ये एक सिंगल चार्ज है। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर V1 पोटेंशियल बना, इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल बना वो V2 बना, तो इन दोनों की वजह से जो टोटल बना वो V1 प्लस V2 बना। ओके, समझ में आया। अब हमको V1 और V2 की ये वैल्यूज़ वहाँ रख देना है। तो आप देखिए, जैसे ही हम ये वैल्यूज़ यहाँ देंगे ये कुछ ऐसा हो जाएगा, V इज़ इक्वल टू V1 की वैल्यू आ जाएगी K इंटू Q अपॉन R1 प्लस V2, और उसकी वैल्यू आ जाएगी K इंटू माइनस Q अपॉन R2। ओके, चलिए मैं फॉर्मूले यहाँ से मिटा देता हूँ। अब आप एक काम कीजिए, ये प्लस ये माइनस साइन जब बाहर निकलेगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साथ ही साथ हम लोग K और Q को कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, V इज़ इक्वल टू K इंटू Q, यहाँ से बचेगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ओके, ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई। मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब सवाल आएगा कि 1 अपॉन R1 की वैल्यू क्या होगी और 1 अपॉन R2 की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हमको ये फिगर की ज़रूरत पड़ेगी। अब इस फिगर की को यूज़ करके हम R1 और 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2 की वैल्यूज़ कैसे मालूम करेंगे, उसको आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। ओके, यहाँ आप देखिए, इस फिगर में आप ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOC, इस ट्रायंगल में देखिए, ये वाले ट्रायंगल के अंदर अगर आप एक चीज़ देखेंगे कि ये एक ऑर्डिनरी टाइप का ट्रायंगल है, मतलब ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ओके, और क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसलिए आमतौर पर हमको साइन कॉस टेन वगैरह मालूम करना जो है वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। यानी एक्चुअली हमारी आदत है या ये हमारे लिए रूटीन होता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके अंदर हम साइन कॉस टेन जो है बड़े मज़े से मालूम कर लेते। लेकिन अगर एक आधा ऐसा कोई ट्रायंगल हो जिसमें का एक भी एंगल 90 का नहीं है, तो फिर हमको लगता है कि इसके अंदर हम साइन कॉस टेन मालूम नहीं कर सकते। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। आप याद रखिए, इस तरह के ट्रायंगल के अंदर हम कोसाइन रूल यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये वर्ड याद रखो आप, यहाँ पर हमको क्या करना है, कोसाइन रूल यूज़ करना है। अब कोसाइन रूल कैसे याद करोगे, तो देखो मैं आपको उसका आइडिया बताता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। जिस ट्रायंगल के अंदर आपको कोसाइन रूल अप्लाई करना है, उसमें सबसे पहले तो आप देखो कि एंगल कहाँ पर है। अब आप देखो यहाँ एंगल है, तो हम उसकी अपोजिट साइड लेंगे। अब ये एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड है R1, तो मैं यहाँ ले लूँगा R1 साथ में उसका स्क्वायर और फिर लगा दूंगा इक्वल टू। देखो मैंने क्या किया, आप मेरा जो तरीका है, मैं जो तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से आप उसको याद कर लीजिए, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। जो ट्रायंगल के अंदर आपको एंगल मालूम है, जो एंगल मालूम नहीं है हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। जो एंगल थीटा आपको मालूम है कि एंगल थीटा कौन सा है, अगर एंगल थीटा ये है तो चलो ठीक है, इसके अपोजिट ये आएगा। एंगल थीटा ये है तो इसके अपोजिट इसकी बात होगी। लेकिन फिलहाल इस फिगर में एंगल थीटा ये वाला है, तो इसके अपोजिट कौन है, R1, तो हम वो R1 वाली साइड लेंगे, उसका स्क्वायर कर डालेंगे। ओके, अब ये R1 का स्क्वायर हो गया। अब ये इस ट्रायंगल का एक पार्ट हो गया, यानी इस एंगल का ये वाली साइड आ गई, उसका स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल के बचे हुए जो दो साइड है उनको स्क्वायर करके ऐड कर लो। बची हुई जो दो साइड है, एक ये है और एक ये है, इसका मतलब ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर सिर्फ इतना रखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है इट बिकम्स, ये जो पार्ट एक्चुअली ये एक्चुअली पाइथागोरस प्रिंसिपल बन जाएगा अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता तो। यानी अगर ये एंगल 90 का होता तो और ये हाइपोटेनियस होता तो उस पर्टिकुलर सूरत में ये इतना जो पार्ट, इतनी जो इक्वेशन है, तो ये हमारी पाइथागोरस प्रिंसिपल हो जाता। लेकिन हमको कोसाइन रूल देखना है, तो कोसाइन रूल में थोड़ा सा एक फ़र्क आ जाएगा। इस एंगल के अपोजिट वाली जो साइड है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग दोनों साइड का स्क्वायर का एडिशन प्लस करने के बाद यहाँ पर माइनस करेंगे, यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इसमें से माइनस करेंगे इन दोनों का डबल, मतलब 2 टाइम्स RL, और उस एंगल का कोसाइन लेंगे जो एंगल मालूम है, तो कॉस थीटा। एक बार फिर से आप देखिए,
इस एंगल के अपोजिट साइड है R1, तो R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर्स का एडिशन माइनस इन दोनों का डबल यानी 2 टाइम्स RL इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्योंकि कॉस ऑफ थीटा आया इसलिए इसको कोसाइन रूल बोलेंगे। ओके, ये इक्वेशन याद हो गई, इसको इस तरह से याद करना है। अब आप देखो, ये जो इक्वेशन आपके सामने है, इस इक्वेशन में से हम आर स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे। ये जो आर स्क्वायर है इसको यहाँ से कॉमन निकालो राइट साइड से। तो अगर मैं इसको कॉमन निकालता हूँ, यहाँ मैं यही लिख देता हूँ उसको, आर स्क्वायर मैंने यहाँ कॉमन निकाला। अब ये आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर चला गया तो बचेगा 1। एल स्क्वायर में से आर स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो वो हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ये 2RL में से आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2L अपॉन आर इंटू कॉस थीटा। ओके, यानी ऐसा कुछ बन जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन निकाले तो 1 प्लस एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस 2L बाय आर इंटू कॉस थीटा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आमतौर पे जब हम कोई डायपोल लेते हैं, ये एक बहुत काम की बात, आप सुनिए गौर से। जब हम कोई डायपोल बनाते हैं तो डायपोल के अंदर ये दोनों जो चार्जेस होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो जनरली माइक्रोमीटर में होता है। माइक्रोमीटर मतलब 10 का पावर -6 मीटर, इतना कम डिस्टेंस होता है ये L। और जब हम कोई पॉइंट लेते हैं जहाँ पर पोटेंशियल मालूम करना हो तो जनरली वो मीटर में होता है, मतलब वो कुछ मीटर पे या कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। तो अगर वो कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर भी अगर रहा तो ये 10⁻⁻6 मीटर यानी माइक्रोमीटर के सामने वो जो डिस्टेंस है वो तो बहुत बड़ा है। यानी इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर मान लो R को आपने सेंटीमीटर में लिए और L जो है उसको अगर आप माइक्रोमीटर में गिन रहे हो तो ये जो L है इट विल बी वेरी वेरी लेस देन R, यानी L जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा R के रिस्पेक्ट में। अगर L R के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि L स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा छोटी हो जाएगी, और वो इतनी छोटी हो जाएगी कि यू कैन टेक इट एज ज़ीरो, यानी हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, हम उसको इग्नोर कर सकते, हम इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ज़ीरो ले सकते। यानी ये L स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की जो टर्म है ये ज़ीरो हो जाएगी। ओके, अगर आपने इसको ज़ीरो ले लिया तो देखिए ये क्या हो जाएगा। ओके, यहाँ आप देखिए कि अगर इसको हम ज़ीरो ले लेते हैं तो ये टर्म कुछ, ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इन ब्रैकेट, यहाँ से है 1, ये वाली टर्म ज़ीरो हो गई, माइनस यहाँ से बचा है 2L अपॉन आर इंटू कॉस थीटा। ओके, अभी हमको इस फिगर की और ज़रूरत है इसलिए मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ। ओके, यहाँ तक आप बराबर स्टेप बाय स्टेप जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप समझते जाइए और उस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं। वैसे आपको ओवरऑल पूरे जो नोट्स है वो आज के इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, तो उससे और आसानी हो जाएगी। ओके, फिर भी आप पूरे ध्यान दीजिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो हमने ये वाला जो ट्रायंगल था, ट्रायंगल AOC, इस ट्रायंगल के अंदर हमने कोसाइन रूल अप्लाई किए। वो कुछ ऐसा बना, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन निकाले, आर स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जो है वो ज़ीरो हो गया, क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो लिया जा सकता है। ओके, ये जो इक्वेशन है, अब हमारा पूरा फोकस इस इक्वेशन पे रहेगा। ये R1 का स्क्वायर आ गया, अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये हो जाएगा R1 इज इक्वल टू, यानी ये R1 का स्क्वायर हट गया, ये R का स्क्वायर हट जाएगा रूट लेने पर, तो ये हो जाएगा R, और ये वाला जो पूरा ब्रैकेट है ये रूट में आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 1 माइनस 2L अपॉन आर इंटू कॉस थीटा, और इसका पावर हो जाएगा 1/2। ओके, 1 माइनस 2L बाय आर इंटू कॉस थीटा अंडर रूट के अंदर। ओके, ये हो गई R1 की वैल्यू। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे 1/R1 है, यानी हमको इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, चलो मैं इसका रेसिप्रोकल इसके ऊपर वाली इस इक्वेशन को मैं पहले मिटा देता हूँ और यहीं इसका रेसिप्रोकल लेके बताता हूँ। देखिए, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। आप याद रखो, रेसिप्रोकल का मतलब होता है पावर को निगेटिव कर देना, यानी ये जो R1 है इसको कर देना 1/R1, ये जो R है इसको करेंगे 1/R। ओके, लेकिन ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट नीचे आ जाएगा 1 में, अगर ये नीचे आ गया तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2L अपॉन आर इंटू कॉस थीटा, और क्योंकि उसको नीचे ले लिए, जब उसको आप ऊपर लोगे तो हो जाएगा -12, यानी इस तरह से उसका रेसिप्रोकल हो गया। तो 1 माइनस 2L अपॉन आर
इंटू कॉस थीटा, और उसका पावर कितना हो गया 1/2 का निगेटिव यानी -हाफ। ओके, ये आ गए 1/r1 की वैल्यू। लेकिन अब इस वैल्यू को भी, इस वैल्यू के अंदर ये जो ब्रैकेट है इसका पावर -1/2 है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा नज़र आ रहा है, तो हमको इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसका एक बहुत आसान तरीका है। इसका तरीका ये है कि अगर मान लो आपके पास एक नंबर है 1 + x एक ब्रैकेट में और इसका पावर n है, तो आप याद रखिए इसको डायरेक्ट अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 1 + nx। ओके, लेकिन ये उस सूरत में होगा जब x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होगी। इफ दिस वैल्यू इज इफ दिस x इज वेरी वेरी लेस देन 1, देन 1 + x का पावर n हमेशा कितना होगा 1 + nx, यानी ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाले फैक्टर को। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये फॉर्मूला ध्यान में आ गया सब लोगों को। ओके, इसको हमको यहाँ अप्लाई करना है। अब ये फॉर्मूला अगर मुझे यहाँ अप्लाई करना है तो सबसे पहले तो आप देखो कि ये L/R वाला फैक्टर ऑलरेडी ये बहुत छोटा है, दिस नंबर इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, तो हम वो कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अगर वो कंसेप्ट यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा तो ये आएगा 1/R1 = 1/R इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा 1 माइनस, आप देखिए सबसे पहले ये पूरा का पूरा टर्म है x, ओके, और ये है n, तो ये n नीचे आ जाएगा, n की वैल्यू है -1/2 और x की वैल्यू ये खुद है यानी 2L/R इंटू कॉस थीटा। आप देखिए जो इक्वेशन थी वो 1+ के रूप में थी, तो प्लस हो या माइनस हो दोनों के लिए फॉर्मूला सेम ही आएगा। ओके, अब आप देखो यानी इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर इतना आ गया। अब हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो ये क्या बन जाएगा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 1/R1 = ये आ गया 1/R इन ब्रैकेट, यहाँ पर है 1, ये ब्रैकेट जब आप खोलेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा L/R ओके इंटू कॉस थीटा। तो 1/R1 की वैल्यू आ गई 1 + L/R इंटू कॉस थीटा। ओके, इस तरीके से हमने 1/R1 की वैल्यू मालूम कर ली है। ओके, चलिए अब चलते हैं हम अगली स्टेप पर। अगली स्टेप या ये फिगर को हमने अभी तक क्यों बचा के रखे थे, तो उसका रीज़न ये था कि अब हमको 1/R2 मालूम करना है। हमने 1/R1 मालूम करे, वो इतना आ गया। अब हमको 1/R2 मालूम करने का है, तो वो कितना आएगा या उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए R2 यहाँ पर है, ये एक्चुअली ये वाले ट्रायंगल का पार्ट है। ओके, तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो ये ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल का नाम है COB। ओके, COB, यहाँ पे याद रखो ये वाला पॉइंट जो है ये C है, COB के अंदर एक और चीज़ है, COB इज़ नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, लेकिन इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल हमको मालूम है, ये जो रेड कलर में जो दिख रहा है आपको, तो ये एंगल हमको पता है। अगर ये एंगल हमको पता है तो हम इसके अंदर कोसाइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जैसा कोसाइन रूल हमने यहाँ अप्लाई किए थे वैसा ही कोसाइन रूल हम ये वाले ट्रायंगल में भी अप्लाई करेंगे। अगर इस जगह पर मैं कोसाइन रूल अप्लाई करता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा। मैंने आपको तरीका बताया था कि जो एंगल आपको मालूम है उसके सामने वाला साइड ले लो। ये एंगल हमको पता है 180 - थीटा, इसके सामने वाली साइड ये है, उसको ले लो यानी उसका स्क्वायर ले लो, तो R2 का स्क्वायर। इसके बाद रिमेनिंग दोनों साइड को स्क्वायर करके ऐड कर लो, ये आ गया साइड, रिमेनिंग दो साइड ये दोनों है, ये और ये, तो इन दोनों को स्क्वायर कर डालो, R² + L²। फिर इसमें से माइनस कर दो इन दोनों का डबल यानी 2 टाइम्स RL, और फिर उस एंगल का कोसाइन ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ये वाला एंगल मतलब 180 डिग्री - थीटा। ओके, समझ में आया सब लोगों को इतना। तो जिस तरीके से ट्रायंगल कोसाइन रूल हमने ये ट्रायंगल में अप्लाई करे थे, सेम वही स्टाइल में कोसाइन रूल हम इस ट्रायंगल में भी अप्लाई करेंगे और एंगल ले लेंगे 180 - थीटा। ओके, लेकिन आप देखिए कि cos 180 - थीटा जो है वो माइनस कॉस थीटा होता है, ये याद रखो आप। यहाँ मैं लिख देता हूँ cos 180 - थीटा की वैल्यू होती है माइनस कॉस थीटा, तो ये वैल्यू यहाँ ले लेंगे, तो ये बन जाएगा R2 का स्क्वायर = R² + L² - 2RL इंटू ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब इस फिगर की हमको ज़रूरत नहीं है, यानी फिगर की जितनी ज़रूरत थी उतनी हमने यूज़ कर ली है इसको। अब हम आगे बढ़ाते हैं इसको। ओके, चलो अब देखो यहाँ पर
ये जो चीज़ इसमें ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगी, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगी तो प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स आर एल इंटू कॉस थीटा। ओके, अब हम एक काम कर सकते हैं, इसमें आर स्क्वायर कॉमन निकालो राइट साइड में से, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन निकाले, आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर चला गया तो 1 बचा, एल स्क्वायर में से आर स्क्वायर निकलेगा तो यह आ जाएगा एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस यहाँ से आर स्क्वायर चले जाएगा तो एक आर कट जाएगा तो ये बन जाएगा 2L बाय आर इंटू कॉस थीटा। ओके, चलो अब आप देखो इसमें क्या हो सकता है। एक बार फिर आप ये को याद दिला दो, अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा था कि L बहुत छोटा है R के सामने, तो एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत बहुत छोटी हो जाएगी और हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, तो एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर विल बी निगलेक्टेड। ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस 2 टाइम्स L अपॉन R इंटू कॉस थीटा। ओके, अब ये जो कुछ भी हमारे पास आया इसको हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे ये हो जाएगा R2 इज इक्वल टू आर इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 टाइम्स L बाय आर इंटू कॉस थीटा, इसका पावर हो जाएगा हाफ। ओके, ये यहाँ का स्क्वायर हट गया, यहाँ का स्क्वायर हट गया और इसका पावर 1/2 हो गया रूट लेने पर। इसका रेसिप्रोकल ले लो, जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे ये आएगा 1/R2 इज इक्वल टू 1/R, ये हो जाएगा 1 प्लस 2L बाय आर इंटू कॉस थीटा और उसका पावर हो जाएगा -हाफ। ओके, तो अब आप देखो कि जैसे यहाँ पर इस नंबर का पावर 1/2 हो गया, तो अभी जैसा मैंने आपको बताया था 1 प्लस एक्स का पावर n वाला फार्मूला, उसमें n जो है वो x को मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये हाफ यहाँ आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके। और ऐसा क्यों होगा, तो उसका रीज़न ये है कि ये 2L बाय आर कॉस थीटा वाली ये जो टर्म है एक्चुअली ये टर्म लेस देन 1 है। ठीक है, चलो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब इस जगह से आपने, उम्मीद है आपने नोट कर लिए होंगी इतनी स्टेप्स। हाँ, अब आप देखो क्या हो सकता है, ये हो जाएगा 1/R2 इज इक्वल टू 1/R इन ब्रैकेट 1, ये -1/2 जब यहाँ आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और ये रहेगा 2L बाय आर इंटू कॉस थीटा। ज़ाहिर है ये 2 से 2 कैंसिल होने वाला है। अब आप देखो जैसे ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो ये आ जाएगा 1/R2 इज इक्वल टू 1/R1 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल L बाय आर इंटू कॉस थीटा। ओके, तो आप देखिए 1/R1 की ये वैल्यू मिली थी पहले वाले ट्रायंगल को सॉल्व करके, दूसरे वाले ट्रायंगल को सॉल्व किए 1/R2 की ये वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखेंगे। ओके, देखो क्या हो सकता है, अगर इक्वेशन 1 में अगर यूज़ करें तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू के इंटू क्यू इन ब्रैकेट 1/R1। 1/R1 की जगह पे ये नंबर लेना पड़ेगा, ये आएगा 1/R इन ब्रैकेट 1 प्लस L कॉस थीटा अपॉन R माइनस, ओके ये 1/R1 की वैल्यू आ गई, बीच में माइनस। अब 1/R2 की वैल्यू लेंगे तो ये आएगा 1/R इन ब्रैकेट 1 माइनस L कॉस थीटा अपॉन R ब्रैकेट क्लोज। चलो ठीक है, तो तमाम जो जो चीज़ें हमने पहले किए थे उन सब को इस्तेमाल किए, वो यहाँ तक आ गया। अब हमको आखिरी स्टेप्स के, अब हम बिल्कुल फाइनल मोमेंट्स में आ गए हैं इस डेरिवेशन के। ओके, फाइनल मोमेंट्स के अंदर अब हम एक काम करेंगे, आप देखो कि 1/R दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकाल लो, ये आ जाएगा v इज इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर इन ब्रैकेट। अब ये 1/R चला गया तो बचा कौन, यहाँ से बचा 1 प्लस L कॉस थीटा अपॉन आर माइनस, अब ये माइनस साइन जब यहाँ आएगी तो ये -1 हो जाएगा और ये माइनस साइन जब यहाँ आएगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये है L कॉस थीटा अपॉन आर। ओके, तो आर को कॉमन निकाल लिया और इस तरह से ये चीज़ बची। अब हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप ब्रैकेट के अंदर देखो, आप सॉल्व हो सकता है ब्रैकेट, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर इन ब्रैकेट, ये 1 से ये 1 -1 कट जाएगा,
एल कॉस थीटा बाय आर, एल कॉस थीटा बाय आर प्लस में है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एल कॉस थीटा अपॉन आर। ओके, इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज करके लिख सकते हैं तो v इज इक्वल टू के। इसके अलावा आप देखो ये q है और ये 2l है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ q इंटू 2l इंटू कॉस थीटा और अपॉन में r इंटू आर, ये हो जाएगा r का स्क्वायर। लेकिन आप देखो कि q का मतलब है चार्ज और 2l का मतलब है उनके बीच का फासला। ओके, दोनों चार्जेस डायपोल के अंदर, दोनों जो चार्जेस थे उनके बीच का डिस्टेंस, तो चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ये जो प्रोडक्ट है इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और उसको हमने p से डिनोट किया था। ओके, इसका मतलब ये जो नंबर है तो ये p है, तो हम इसको हटाकर p ले सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा v इज इक्वल टू के और ये हो जाएगा p, तो ये आ जाएगा p कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, फाइनली आप यहाँ पर k की जगह पर उसकी वैल्यू ले सकते हैं। उसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 p कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से ये जो फाइनल फार्मूला जो हमको मिला ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी कोई भी डायपोल अगर लिया आपने, इलेक्ट्रिक डायपोल लिए, तो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से कोई भी जनरल पॉइंट के ऊपर जो आर दूरी पर हो सेंटर से और थीटा एंगल बनाता है, ओरिएंटेशन उसका जो है तो थीटा है, एक्सिस ऑफ मतलब एक्सिस ऑफ डायपोल के साथ में अगर उसका एंगल थीटा है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इतना होगा। ओके, यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। एक बार मैं ये फॉर्मूला पहले ऊपर लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू, अब हमको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है वो k है, तो हम उसको k ही रहने देते, k इंटू पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा अब मेन फार्मूला ये है। अब आप देखिए इसके अंदर दो केस हम बना सकते हैं। पहला जो केस हम बनाएंगे, मान लो कि हम एक्सियल पॉइंट ले लेते हैं। अब देखो अगर कोई जो पॉइंट सी जो है वो मान लो कि अगर एक्सिस पर है, अगर वो एक्सियल पॉइंट है तो ये जो एंगल थीटा है इट विल बी 0 डिग्री। ओके, ये 0 डिग्री उस वक्त होगा जब आप उसको पॉजिटिव चार्ज की तरफ से लेंगे, ये ध्यान में रखना आपने। अगर आप पॉइंट सी जो है उसको अगर आप पॉजिटिव साइड की तरफ से ले रहे हैं तो एंगल विल बी 0 डिग्री, और अगर आप उसको नेगेटिव चार्ज की साइड से अगर लेंगे तो ये एंगल आपको 180 डिग्री लेना पड़ेगा। ये दोनों भी चीज़ें आप याद रखो। यानी एक्सियल पॉइंट के एक्चुअली दो मीनिंग है। एक बार फिर से मैं यही बता देता आपको। आप देखो, मान लो ये एक्सिस है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है। अगर आपने यहाँ पॉइंट सी लिया, क्योंकि अब आप पॉजिटिव चार्ज की तरफ हैं, इसलिए इसका जो एंगल है वो 0 माना जाएगा। और अगर आपने पॉइंट सी यहाँ ले लिए तो क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज की तरफ है तो अब इसका जो एंगल है वो 180 डिग्री माना जाएगा। ओके, यानी इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ये चीज़ आपको, ये वाला जो कंसेप्ट है ये प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम पर आपको बहुत काम में आएगा, वरना बहुत तकलीफ हो जाएगी। एक्सियल पॉइंट एक्चुअली दो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ वाला पॉइंट और नेगेटिव चार्ज की तरफ वाला पॉइंट। अगर पॉजिटिव चार्ज की तरफ वाला पॉइंट अगर आप ले रहे हो तो द एंगल विल बी 0, और नेगेटिव चार्ज की तरफ वाला पॉइंट अगर ले रहे हैं तो एंगल विल बी 180 डिग्री। दोनों भी एक्सियल पॉइंट है। ओके, तो अगर थीटा की वैल्यू 0 लेते हैं तो कॉस थीटा जो है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, 0 के लिए 1 और कॉस 180 लेते हैं तो -1 हो जाएगी। इसका मतलब इसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू आएगी k इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अगर ये पॉजिटिव साइड में है तो, और जाहिर है अगर आप नेगेटिव साइड में लेते हैं तो वो माइनस आ जाएगा, यानी यही पूरा नंबर आएगा लेकिन नेगेटिव साइड में। ओके, तो ये हो गया पहला पॉइंट। इसके बाद सेकंड पॉइंट, मान लो कि आपको इक्वेटोरियल पॉइंट यानी इक्वेटोरियल पॉइंट लेना है। तो अगर आप इक्वेटर वाला पॉइंट लेते हैं तो इक्वेटर वाले पॉइंट के ऊपर एंगल थीटा जो है उसकी वैल्यू 90 लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको 90 लेते हैं तो कॉस थीटा जो है उसकी वैल्यू 0 लेंगे, और अगर आपने कॉस थीटा की वैल्यू 0 ले लिया तो फिर v इज इक्वल टू ये हो जाएगा k इंटू पी कॉस थीटा, यानी 0 बाय आर स्क्वायर, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओवरऑल आंसर 0 आ जाएगा। तो आप देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको मिला
कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटर इज ज़ीरो, यानी इक्वेटर के ऊपर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लो आप, कहीं पर भी इक्वेटर के ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। आप याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, या जो शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है तो उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, तो उसका आंसर होगा ज़ीरो। ओके, तो ये हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जो है इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, उसका पूरा फॉर्मूले का कंप्लीट डेरिवेशन। इस डेरिवेशन को अगर हमको थोड़ा सा मॉडिफाई अगर और करना हो तो एक और तरीका है जिसके ज़रिए हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। आप देखिए, अभी मैंने जो फॉर्मूला आपको डेरिवेशन करके बताया हूँ वो है v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि p के साथ में कॉस थीटा है, और आप लोगों को ये फॉर्मूला अच्छे से याद होगा, a बार डॉट b बार, यानी अगर a बार और b बार दो अलग अलग वेक्टर्स हैं और उनके बीच में अगर आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो इसका जो आंसर होता है वो होता है a इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ओके, ये जो a इंटू बी इंटू कॉस थीटा है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a कॉस थीटा इंटू बी, मतलब कॉस थीटा अगर के साथ में कोई एक नंबर है उसके साथ में अगर कोई दूसरा अगर हम लगा देते हैं कोई नंबर मल्टीप्लाई, तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू a बार डॉट b बार, यानी ऐसा उसको लिखा जा सकता है। तो ये वाली चीज़ हम यहाँ भी कर सकते हैं। ओके, अब ये इसको हम कैसे करेंगे यहाँ पे वो देखो आप देखिए कि एक चीज़ है p बार, p जो है वो एक वेक्टर है। ओके, इसी तरह से r बार जो है वो भी तो एक वेक्टर है, r बार जो है वो भी एक वेक्टर है। तो अगर मैं p बार डॉट r बार अगर लेता हूँ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ p बार यानी p इंटू मॉड ऑफ r बार यानी r इंटू कॉस थीटा, और फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ p कॉस थीटा इंटू r। ओके, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि p कॉस थीटा तो ऑलरेडी यहाँ पर है, अगर मैं ऊपर r से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे ये चीज़ मिल सकती है। ओके, तो अगर इस चीज़ को ध्यान में रखकर हम यहाँ पर r से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी, और उसको नलीफाई करने के लिए नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा k इंटू पी कॉस थीटा इंटू आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर। ओके, लेकिन जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया था, p कॉस थीटा इंटू आर, एक्चुअली ये जो चीज़ है तो ये p बार डॉट r बार का फॉक की वैल्यू है। इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि p कॉस थीटा इंटू आर, इसको हटाकर हम लिख सकते हैं p डॉट r, यानी p बार डॉट r बार अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर यानी r क्यूब। तो आप याद रखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट, उसका ये भी फॉर्मूला है। यानी अगर हम उसको स्केलर प्रोडक्ट में या डॉट प्रोडक्ट के रूप में अगर हम उसको एक्सप्रेस करें तो डॉट प्रोडक्ट के रूप में उसका फॉर्मूला इस तरह से बनता है। मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट जो है वो भी समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम आज के इस लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, वैसे तो हमारा पूरा कंप्लीट कंसेप्ट जो है वो हो चुका है, इसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए हम टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ एक प्रॉब्लम जो है तो अब हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। आप देखिए, हमारे टेक्स्ट बुक में जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह से है। आप इसमें जो है देखिए, प्रॉब्लम है ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज़ डायपोल मोमेंट ऑफ 1 × 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर। डिटरमिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट ए पॉइंट 0.3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल सिचुएटेड एट। पहले है एक्सियल पॉइंट, दूसरा है इक्वेटोरियल पॉइंट, तीसरा है एक एंगल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डायपोल। चलो देखो, ये जो प्रॉब्लम है इसको में क्या क्या चीज़ें गिवन है पहले वो देख लेते हैं। आप देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मतलब P, तो P इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू है 1 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। एक पॉइंट आपको दिया हुआ है जो 0.3 मीटर फासले पर है, मतलब
R इज इक्वल टू 0.3 मीटर, और आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो मालूम करना है। तो चलो देखो, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले V का फॉर्मूला है K P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा V। यहाँ पर आप याद रखो K जो है 1/4πε0 उसकी फिक्स वैल्यू है, यानी एक्चुअली K जो है उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, और इसी को अगर न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ओके, तो अगर हम डायरेक्ट इसको 9 × 10⁹ अगर ले लेते हैं तो देखो ये क्या हो जाएगा। K की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू P की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻9 इंटू कॉस। अब आप देखो पहले जगह पर आपको एक्सियल पॉइंट बोला था, एक्सियल पॉइंट का मतलब है थीटा विल बी 0, तो यहाँ पे आप 0 डिग्री ले लेंगे, डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर मतलब 0.3 का स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 10⁻9 10⁻⁻9 से कट जाएगा, ऊपर ये बचा हुआ है 9, cos 0 इज़ 1 डिवाइडेड बाय 0.3 का स्क्वायर करेंगे वो आ जाएगा 0.09। ओके, यहाँ डेसिमल पॉइंट का एडजस्टमेंट अगर करेंगे तो पॉइंट लगा के 2 0 लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 900/9, और 9 से 900 कट कर दिए तो ये बचेगा 100। ओके, इसका मतलब पहला जो आंसर हमारा आ गया वो आ गया 100। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है इसलिए उसकी जो SI यूनिट होगी वो होगी वोल्ट। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, यानी हमने इस प्रॉब्लम का जो पहला पार्ट था वो कर लिया। अब हमको सेकंड पॉइंट पर आना है। आप देखो सेकंड पॉइंट भी हम इसी फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। सेकंड, इसके अंदर आपको बोला है इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए हम ये ले लेंगे V इज इक्वल टू K की वैल्यू है 9 × 10⁻9 इंटू P की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻9 इंटू कॉस। अब इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो यहाँ 90 डिग्री आ जाएगा अपॉन R की वैल्यू है 0.3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा V इज इक्वल टू, अब आप देखो cos 90 0 है और ये सब नंबर मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप इन सबको, तो आपको अब सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि cos 90 0 है, इसका मतलब ओवरऑल आंसर विल बी 0, तो आंसर आ जाएगा 0 वोल्ट। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर अगर वो पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है तो उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। चलो ठीक है, अब हमको तीसरा और आखिरी जो पॉइंट है इस प्रॉब्लम में जो पूछा गया था वो वाला देखते हैं। आखिरी इसमें हमको बोला है मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डायपोल एक्सिस। ओके, तो चलो शुरू करते हैं इसको। V इज इक्वल टू K की वैल्यू वह है 9 × 10⁻9 इंटू P की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻9 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाय R की वैल्यू है 0.3 का स्क्वायर। आप देखो 10⁻9 से 10⁻⁻9 कट जाएगा, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू, ये 9 ऊपर आ गया, 9 इंटू कॉस 60। याद रखो cos 60 का मतलब होता है sin 30, मतलब 1/2, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, cos 60 इज 1/2, और 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा 0.09। ओके, तो इसका मतलब V इज इक्वल टू हो जाएगा, अब इसको अभी हमने देखा था यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा के 2 0 बढ़ा दो, 900/9 मतलब 100, 100 इंटू 1/2 मतलब 50, तो आंसर आ जाएगा 50 वोल्ट। ओके, तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के कोई भी फार्मूला कोई भी वैल्यू जो है वो आप मालूम कर सकते हैं। किसी भी टाइप का अगर आपसे प्रॉब्लम अगर पूछा जाता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आप इतना ध्यान में रखिए कि जो एंगल आपको दिया गया है वो डायपोल एक्सिस के साथ में होना चाहिए, और डायपोल एक्सिस की तरफ मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम थीटा लेंगे और उसी को यूज़ करके हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये पूरा लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा और आपने बहुत अच्छे से पूरा पॉइंट्स नोट भी कर लिए होंगे। चलिए स्टडी करते रहिए, इंशाल्लाह अगले टॉपिक को लेकर हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।